पूजा खेड़कर, इस नाम को कौन नहीं जानता। आज मैं जिस लड़की की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, उस लड़की ने अव्वल दर्जे का स्कैम किया। इसके लिए चाहे उसे प्यून के साथ सोना पड़ा या फिर किसी अफसर के साथ सोना पड़ा, वो किसी के साथ सोने में गुरेज न की। दोस्तों, यह जो कहानी है आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो भी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, संस्था है, जब वही करप्ट हो जाती है तो फिर जो उस एग्जाम को देने वाले छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, उसे किस दौर से गुजरना पड़ता है। आपको यह भी इस कहानी में सुनने को मिलेगा। पूजा खेड़कर, इस नाम को कौन नहीं जानता, और जानता भी कैसे नहीं, क्योंकि इस नाम ने कुछ करके ही ऐसा दिखाया है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लगभग सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी, जो भारत में आयोजित की जाती है। उसमें स्कैम करके एक पूजा खेड़कर नाम की जो लड़की होती है, आईएएस बनती है, ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान ही भौकाल मचाना शुरू कर देती है। अजब गजब तरीके की उसकी मांग होती है। उसके मांग को सुनकर जो अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी, वो भी सर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, बात तो यह भी निकल के सामने आ रही है कि वो जो पूजा खेड़कर है, यूपीएससी में परीक्षा देने की एक सीमा होती है कि आप मैक्सिमम इतनी बार ही परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन पूजा खेड़कर ने उस सीमा को भी क्रॉस किया था। एक तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और आरोप यह भी लग रहे हैं पूजा खेड़कर ने जो है ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ उठाया है, और डिसेबिलिटी जैसा जो आरक्षण होता है उसका भी लाभ उठाया है। अंदाजा यह है कि जो पूजा खेड़कर है उनकी नौकरी जा सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। आज मैं जिस लड़की की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, उस लड़की ने पूजा खेड़कर के स्कैम से भी अव्वल दर्जे का स्कैम किया, और आज वो रेल की एक बहुत बड़ी अधिकारी बन के बैठी हुई है। पूजा खेड़कर ने ओबीसी और डिसेबिलिटी जैसे कुछ चीजों का उपयोग करके स्कैम जैसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन उस लड़की ने, जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं, उसने अपने जिस्म को, अपने शरीर को ही सफलता का राज बनाया। इसके लिए चाहे उसे प्यून के साथ सोना पड़ा या फिर किसी अफसर के साथ सोना पड़ा, वो किसी के साथ सोने में गुरेज न की, और वो आज रेल की बहुत बड़ी अधिकारी बन बैठी है। दोस्तों, यह जो कहानी है आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो भी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, संस्था है, जब वही करप्ट हो जाती है तो फिर जो उस एग्जाम को देने वाले छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, उसे किस दौर से गुजरना पड़ता है। आपको यह भी इस कहानी में सुनने को मिलेगा। वो जो लड़की थी, मजबूरी में ऐसा की या फिर उसके पीछे कुछ और था। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान की। वहां पर एक जिला है नीलम वैली। वहां की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जुनैरा। जुनैरा जो थी, कराची में पढ़कर सिविल जॉब की तैयारी कर रही थी, और उसी कराची शहर में एक और लड़का पढ़ने आया था जो बहुत ही रईस घर का था, और उसका नाम था फैजान। वो भी सिविल जॉब की ही तैयारी करने कराची में आया था, और दोनों तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में दोनों की जान पहचान होती है, दोस्ती होती है, और फिर इन दोनों का प्यार हो जाता है। प्यार इतना परवान चढ़ता है कि ये दोनों लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं। ये दोनों वादा करते हैं कि हम दोनों में से किसी एक की भी अगर जॉब लग गई तो हम दोनों निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। एक ही फ्लैट में दोनों रहने लगते हैं। जो जुनैरा होती है ये एक सामान्य परिवार की लड़की होती है, लेकिन ये जो फैजान था बहुत ही रईस खानदान का लड़का होता है, रईस घराने का लड़का होता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ एग्जाम दे रहे होते हैं। होता यह है कि फैजान जो होता है उसका तो एग्जाम निकल जाता है, लेकिन जुनैरा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाती। ये बात जुनैरा को भी पता थी कि फैजान किस तरीके से पास हुआ है। जुनैरा चाहती तो उस तरीके से वो भी पास हो सकती थी, क्योंकि फैजान चूंकि रईस खानदान का लड़का था, उसके घर में पैसे की कमी नहीं थी, तो घूस देकर, डोनेशन देकर उसकी नौकरी कराई गई थी। लेकिन जुनैरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके माता पिता उसे नौकरी दिला सके, जिसके कारण जुनैरा को जॉब नहीं लगी। वैसे जुनैरा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, उसे पूरा भरोसा था कि मैं एग्जाम अपने दम पर क्रैक कर लूंगी। फैजान को जॉब लग जाता है, और फैजान को जाना पड़ता है जहां पर उसकी ड्यूटी लगती है, और वो चला जाता है, और जुनैरा अकेले कराची में रह जाती है। फैजान के जाने के बाद जुनैरा का मन नहीं लगता। जुनैरा बहुत ही परेशान रहने लगती।
जुनैरा अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहती है। वैसे उसे पता था कि अब फैजान की जो है जॉब लग गई है, तो अब हमारा जो है निकाह हो जाएगा। लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब जुनैरा का अगले महीने पीरियड नहीं आता। पहले तो उसे लगता है कि हो सकता है कि कभी कभी ये लेट हो जाता है, लेकिन फिर जब अगला महीना फिर से नहीं आता, फिर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर जब वो किट के माध्यम से चेक करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो फ़ोन के माध्यम से फैज़ान को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जब ये बात फैज़ान सुनता है, फिर वो जुनैरा से कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, अभी ये 2 महीने का है, ऐसा है कि तुम एबॉर्शन करवा लो। तो फिर जुनैरा कहती है कि एबॉर्शन कैसा, तुम्हें जॉब लग चुकी है, हम लोगों ने तो वादा किया था कि हम दोनों में से अगर किसी की भी नौकरी लग जाती है तो हम लोग निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो तेरी जॉब लग चुकी है, हम लोग निकाह कर लेते हैं, तो क्यों मैं एबॉर्शन कराऊं। तो फैज़ान जुनैरा से कहता है कि तुम मेरे घर वाले को नहीं जानती, अगर उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो फिर वो हम दोनों का निकाह होने नहीं देंगे। फैज़ान चाहता है कि किसी भी तरीके से जुनैरा जो है एबॉर्शन करा ले, लेकिन जुनैरा मानने को तैयार नहीं थी। जुनैरा कहती है कि हमारे निकाह में समस्या तुम्हारे परिवार वालों से है, तो मैं तुम्हारे परिवार वालों से मैं बात कर लेती हूँ, अगर वो मान जाएंगे तब तो कोई परेशानी नहीं है। तो फैज़ान कहता है कि नहीं, अगर मेरे परिवार वाले मान जाते हैं तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। जुनैरा पहुंच जाती है फैज़ान के घर वाले के पास और बताती है अपनी सारी बात। फैज़ान के घर वाले जुनैरा की सारी बात सुनकर पहले तो गुस्सा करते हैं और वो यही सोचते हैं कि अगर ये दोनों निकाह करना ही चाहते हैं तो इसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी हमारा जो घर का है वारिस ही है। तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, तुम दोनों की निकाह कर देंगे, शादी कराएंगे। ये बात जब फैज़ान को पता चलती है तो फैज़ान अपने घर वाले पर आग बबूला हो जाता है और अपने घर वालों से झूठ बोल देता है। कहता है कि उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है मेरा बच्चा नहीं है। ये बात जब उसके परिवार वालों को पता चलती है तो फिर तो वो निकाह के एकदम विरोध में हो जाते हैं। ये बात फिर जुनैरा को पता चलती है कि फैज़ान ने इस तरीके से इस खेल को बिगाड़ा। फिर वो किसी भी तरीके से पहुंच जाती है जहां पर फैज़ान जॉब करता है। वहां जाकर फैज़ान से मिन्नतें मांगती है, फैज़ान के पैर पर गिरकर बहुत गिड़गिड़ाती है, कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करो। वो कहती है कि ये तुम्हें भी पता है कि ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन फिर तुम इस तरीके से कैसे कर रहे। फिर फैज़ान जो बातें उससे कहता है वो जुनैरा कभी सुन ही नहीं सकती थी। फैज़ान उससे कहता है कि असल में तुमने जो मुझसे दोस्ती की थी इसीलिए दोस्ती की थी क्योंकि मैं रईस घर का लड़का हूँ, मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता था और मैं तुम्हारा खर्चा उठाता भी था, इसलिए तुमने मुझसे दोस्ती की थी। और इस तरीके से ना जाने तुम्हारी कितने लड़कों से दोस्ती रही होगी, तो मैं कैसे किसी और के किए हुए दोष को अपने सर पे मढ़ लूं। जुनैरा तो बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन फैज़ान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच में जुनैरा को पता चलता है कि फैज़ान जो है उसको जान से मारने की फिराक में लगा हुआ है। जुनैरा को यह भी पता चलता है कि फैज़ान जहां पर जॉब कर रहा है वहां पर ही एक और लड़की है जो जॉब करती है, वो भी देखने में ठीक है और इसका चक्कर अब उससे चल रहा है और इसीलिए वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जान के जुनैरा वहाँ से चली आती है कराची, जहाँ पर वो पहले रहती थी, और फिर से सिविल सेवा की तैयारी करना शुरू कर देती है। इसी बीच में वो एक बच्ची को जन्म देती है और वो फिर लगी रहती है सिविल सेवा की तैयारी में। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य हो रहा था कि उससे बहुत कम पढ़ी हुई लड़कियों को जॉब लग रहे थे, लेकिन उसे नहीं लग रहे थे। कई बार अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं लग रहे थे। वो समझ गई थी कि जॉब क्यों नहीं लग रहा है। असल में इसके पास पैसे नहीं थे और दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे भी भारत के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जब भारत में नीट जैसी परीक्षाओं में स्कैम हो सकता है तो वहाँ पर तो परीक्षाओं में स्कैम होना बहुत ही आम बात है। चूंकि जुनैरा सोच चुकी थी कि चाहे किसी भी तरह से मुझे जॉब करके उस फैज़ान को दिखाना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन यहाँ जॉब करने के लिए परीक्षा निकालना जरूरी था। परीक्षा निकालने के लिए यहाँ पर घूस देना, स्कैम का सहारा लेना बहुत जरूरी था। जुनैरा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन तब उसे आभास हुआ कि उसके पास एक चीज है जिसके पीछे कई सारे कार्य करवाए जा सकते हैं, और उसके बाद वो फिर जिस्म का सहारा लेना शुरू करती है।
परीक्षा के लिए जो दलाल होता है, ब्रोकर होता है, वो उसके साथ सोने को तैयार हो जाती है और इस माध्यम से वो एग्जाम निकाल लेती है। एग्जाम निकालने के बाद वो फिर सफलता की सीढ़ी अपने जिस्म को ही बनाती है और उसे चाहे किसी प्यून के सामने सोना पड़े, किसी अफसर के साथ सोना पड़े, उसे इस बात में कोई गुरेज नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ मंजिल पे था। और इस तरीके से करते करते वो रेल की एक बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है। इस सफर में उसे लगभग 9-10 साल लग जाते हैं। जब वो बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है, फिर वो अपना तबादला उस इलाके में कराती है जिस इलाके में बहुत ही छोटे कर्मचारी के रूप में फैजान काम कर रहा था। फैजान को वैसे पता तो चलता है कि जुनैरा नाम की एक महिला अधिकारी आई है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वही जुनैरा है जिसको उसने धोखा दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन फैजान से एक बहुत ही छोटी सी गलती हो जाती है। उतनी छोटी गलती कि जिसको नोटिस भी नहीं किया जा सकता, ये गलती आम होती है। लेकिन जब फैजान को यह पता चलता है कि उस गलती के एवज में उसके 1 महीने की तनख्वाह काट ली गई है, ये बात सिर्फ फैजान को ही अजीब नहीं लगती, उसके और भी सहकर्मी थे उसको भी अजीब लगती है। फिर वो अपने जो ऊपर के अफसर होते हैं उससे बात करता है जिस तरीके से कैसे हुआ, तो फिर ऊपर वाले अफसर बताते हैं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये ऊपर से ही सख्त आदेश है। और बताया जाता है कि जो महिला अधिकारी आई है उसी का सख्त आदेश है कि इस गलती पर 1 महीने की तनख्वाह काटी जाए। वो अफसर फैजान से ये रास्ता भी बताता है कि हो सकता है कि तुम उस महिला अफसर के पास जाकर अपना क्लियरिफिकेशन दो, बताओ, माफ़ी मांगो, कहो किस तरीके की गलती नहीं होगी, ये बताओ कि ये बहुत छोटी गलती है, इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। फैजान को ये ठीक लगता है और फैजान पहुंच जाता है जुनैरा के ऑफिस में। और फिर वो जब अफसर को देखता है, उस महिला अफसर को, तो वो एकदम भौचक्का रह जाता है, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है, आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर उसे समझते देर नहीं लगती कि यही रेल की महिला अधिकारी है। फिर वो जुनैरा से उसी अंदाज में बात करना शुरू करता है जिस अंदाज में वो पहले बात किया करता था कि जुनैरा, तुमने मेरे 1 महीने की तनख्वाह क्यों काटी? ये बात जब जुनैरा सुनती है तो जुनैरा कहती है कि ये जुनैरा तुम्हारी 10 साल पहले वाली प्रेमिका नहीं है, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बॉस हूं। फैजान शर्मिंदा हो जाता है, उसके बाद उसे मैडम सर कहना शुरू करता है। फैजान कहता है कि मैडम सर, आप मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है। जुनैरा उसे गलती बताती है, तो गलती तो थी ही, भले ही छोटी थी। फैजान कहता है कि ये गलती तो बहुत छोटी है। जुनैरा कहती है कि गलती छोटी है या बड़ी, गलती तो है ना। फैजान कहता है कि जी गलती तो है, लेकिन इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। तब जुनैरा कहती है कि अगर इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती, ये तुम्हें आज समझ में आया, तो मैंने कौन सी गलती की थी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मेरे गर्भ में एक बच्ची पल रही थी, तुझे थोड़ा भी मेरे ऊपर तरस आई? तुमने थोड़ा भी सोचा कि क्या होगा इस लड़की के साथ, जबकि तुम्हें पूरा पता था कि मेरे गर्भ में पल रही बच्ची तुम्हारी बच्ची? तुम अच्छे से जानते थे, लेकिन तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया, अपने माँ बाप से भी झूठ बोल दिया और मेरे ऊपर ही चरित्रहीनता का दोष लगा दिया। तुमने कभी सोचा कि वो जो बच्ची जन्म लेगी, जन्म के बाद जब वो पूछेगी कि मेरा बाप कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी उसे? फैजान उसे सॉरी कहने लगता है, कहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे माफ कर दो, जो होना था हो गया। उसके बाद जुनैरा जो फैजान से एक और बात कहती है, वो बहुत ही दिल तक पहुंचने वाली बात है। वो कहती है कि किसी का भरोसा जीत कर, उसे अपने किसी बातों में फंसाकर उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हो, उस तरीके का व्यवहार करते हो, उसके भरोसे को तोड़ देते हो। हर लड़की पैसे की भूखी नहीं होती। मैं पैसे के लिए तो तुम्हारे साथ आई ही नहीं थी। मुझे तुम अच्छे लगे थे, लगा था कि एक अच्छा साथी मिला है। मैं मानती हूँ कि जो भी हमारे तुम्हारे बीच हुआ वो आपसी सहमति से हुई थी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं किया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं रहा कि मैं एक बच्चे की माँ बन गई, अफसोस मुझे इस बात का रहा कि मैं तुझे न समझ पाई। ये कहते कहते जुनैरा ने फैजान से कहा कि अब तुम मेरे ऑफिस से जा सकते हो। फैजान जब जाने लगता है तो जुनैरा उससे फिर कहती है, ध्यान रखना, जिस तरीके की गलती तुमने आज की है रेलवे में, इस तरीके की गलती फिर से ना होने पाए, क्योंकि अगर तुमसे एक छोटी भी गलती होगी, याद रखना तुम्हारे उस पूरे महीने की तनख्वाह काटी जाएगी। फैजान कहता है कि इस तरीके का मेरे ऊपर जुल्म न कीजिए मैडम सर। फिर जुनैरा उसे यह कहते हुए अपने कमरे से बाहर निकलवा देती है गार्ड के माध्यम से कि सॉरी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप कमेंट में यह भी बताइएगा कि क्या जुनैरा ने जो फैजान के साथ बर्ताव किया सही था या गलत था। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।